हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है समुच्चय का चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने अभी तक जो लास्ट जो हमने पढ़ा था टॉपिक, वो हमने उपसमुच्चय पढ़ा था। उसमें इसके अलावा हमने अंतराल रूप में पढ़ा था कि अंतराल रूप को कैसे कन्वर्ट करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, और समुच्चय निर्माण रूप को कैसे अंतराल रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसी के साथ हमने सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पढ़ा था, घात समुच्चय पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम जो आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई थी। इससे पहले हमारी 1.3 हो गई थी कंप्लीट। तो अब हम 1.4 से रिलेटेड टॉपिक हम देखेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख क्या होता है? आरेख तो हमें पता चल रहा है डायग्राम, मतलब कुछ बनाना है हमने। ठीक है ना, तो ये वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख ये होता है कि समुच्चयों के बीच के संबंधों को वेन आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर हम जो समुच्चय होते हैं ना बच्चों, समुच्चय उनको अगर हम आरेख मतलब ड्रॉ करें उनको, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है उसको? सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी सार्वत्रिक समुच्चय, मैंने बताया था ना सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, मतलब कई सारे अगर समुच्चय हैं, उन सब से भी बड़ा एक समुच्चय है कि जो सारे के सारे समुच्चय उसके अंदर आते हों, तो उस बड़े वाले समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते थे। तो वो सार्वत्रिक समुच्चय को बच्चों प्रायः किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वेन आरेख में आयत के द्वारा। ऐसे करके कुछ आयत बना देते हैं, तो वो किसको प्रदर्शित करता है? एक तरीके से यू को, मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है यू। ठीक है, और उसके उपसमुच्चयों को वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। अब इसके अंदर अगर कोई इसके उपसमुच्चय हैं तो उन्हें किससे निरूपित करते हैं? वृत्त से। मान लो ये एक ए है, ठीक है, मान लो एक और है बी है ये, ठीक है ना, ये मान लो एक और भी है, मान लो ये दोनों मिलते भी हैं, मान लो ये एक ये है सी है। तो इस तरीके से इनको निरूपित किया जाता है। ठीक है, और देखो इनके अवयव भी यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, मान लो जैसे मैं इसको एग्जांपल में इसको मान लेता हूँ कि माना इसमें क्या है, u बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 7 9 10, ये है u। और इसमें a कितना है? a इसके अंदर से ही आएंगे और b और c इसके अंदर से ही आएंगे, तुम्हें पता है। ठीक है, तो a का मान मैं मान लेता हूँ कि a का मान कितना है, कुछ भी मान लेते हैं, एक अवयव 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक है ना, b का मान लेते हैं 9 7 9 10 मान लेते हैं, और c का मान लेते हैं 3, ठीक है ना, 5 और 3 5, बस यही मान लेते हैं 3 और 5। तो अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो ए में क्या था? 1 2 3, और सी में क्या है? 3 5, यानी कि देखोगे 3 तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अवयव आया? एक तो अवयव आया 1, ठीक है ना, एक अवयव क्या है? एक अवयव है 2, ठीक है ना, एक अवयव 3 भी है इसी के अंदर, लेकिन 3 इसके अंदर भी है सी के अंदर, तो मैं 3 को यहाँ पे बनाऊँगा। ठीक है ना, 1 2 3, तो ए के अंदर 1 2 3 आ गए, सही हो गया। 1 2 3, ए के अंदर 1 2 3 ही तो था। अब सी के अंदर देखना था 3 5, तो सी के अंदर देखो 3 तो हम बना चुके हैं पहले ही, तो सी के अंदर और क्या आएगा? 5। तो सी के अंदर 3 5 आ गया, ए के अंदर 1 2 3 आ गया। बी के अंदर देखें तो बी के अंदर क्या है बच्चों? 7 9 10, तो बी के अंदर 7 9 और 10 मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हमारा वेन डायग्राम बन गया है, ए बी और सी। लेकिन अब यू को भी देख लेते हैं ज़रा। यू, तो यू के अंदर क्या क्या था? यू के अंदर था 1 2 3 4 5 7 9 10, तो 1 2 3 तो आ गया, 4 छूट गया। अभी देखो फिर देखते हैं, 5 भी है, 7 9 10, 4 है ना, 4 भी इसके अंदर है, लेकिन ना 4 इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, इसका मतलब 4 कहीं बाहर पे होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे ये हो गया है कि जो यू है, तो यू के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 7 9 10, मतलब अगर हम इसको ना लिखें और मैं खाली तुमसे बोलूँगा अब लिखो तुम, क्या यू को लिखो, ए को लिखो, बी को लिखो, सी को लिखो, तो इसको देख के लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन इसमें ऐसे गलती नहीं करनी कि यू को लिखते हैं तो यू को केवल 4 लिख दिया और सोच रहे हैं कि ये सब यू में नहीं है। यू, ये सब भी तो यू के अंदर ही है अवयव। तो 1 2 3 5 7 9 10 4 सब यू के अंदर है। ए के अंदर कौन से? इस गोले के अंदर देखो 1 2 3। सी के अंदर क्या है? 3 5, 3 दोनों में है, लेकिन कोई बात नहीं, ए में भी है और इसमें भी है। और बी के अंदर क्या है? 7 9 10। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे और अच्छे से इसके जो भी हम आगे संक्रियाएँ पढ़ेंगे तो उनको वेन डायग्राम से हम प्रदर्शित करेंगे।
तो तब वहाँ पे और इसको और पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट है बच्चों समुच्चयों पर संक्रियाएं। देखो जैसे कि हम संक्रियाएं हमने संख्याओं पे तो संक्रियाएं हमने पढ़ रखी है ना। संख्याओं पे संक्रियाएं कुछ कैसे होती थी, जैसे जोड़ना, दो संख्याओं को जोड़ना, दो संख्याओं को घटाना, भाग करना, गुणा करना, ऐसे पढ़ते थे ना हम संक्रियाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों हम अब समुच्चय में भी पढ़ेंगे, लेकिन समुच्चय में ये इस तरीके से प्लस इस तरीके से नहीं होती हैं संक्रियाएँ। ठीक है ना, तो कौन कौन सी जो संक्रियाएँ थी थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले कौन सी संक्रिया है। तो बच्चों जो नेक्स्ट है वो है समुच्चयों का सम्मिलन। तो संक्रियाएं मैंने बताई थी ना कि संक्रियाएं हम इस पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली संक्रिया बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो अगर दो समुच्चय अगर दे रखे हैं कोई, तो उनका सम्मिलन किसे बोलते हैं बच्चों? दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। तो बहुत सिंपल है, तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कोई दो समुच्चय दे रखे हैं बोला जाएगा कि तुम्हें इसका सम्मिलन निकालो। सम्मिलन मतलब बच्चों जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सम्मिलन मतलब मिल जाएंगे आपस में। तो यूनियन ऑफ सेट, यूनियन भी जानते हो ना तुम, मैं इसको यूनियन भी बोलूँगा कई बार। ठीक है ना, यूनियन का मतलब भी क्या हो गया, मिलना। ठीक है ना, सम्मिलन का मतलब भी तो मिलना। मतलब कैसे मिलना, जैसे दो समुच्चय ए और बी दे रखे हैं ना, तो क्या करोगे तुम, ए के अवयव भी ले लोगे। ठीक है ना, फिर वो अवयव भी ले लोगे जो क्या है बी के भी हैं। ठीक है, और अगर दोनों में क्या है कुछ कॉमन है तो वो भी हम एक बार हम उसको भी ले लेते हैं। मतलब ए के भी, ए यूनियन बी मतलब ए का सम्मिलन बी के साथ जो हमें नया समुच्चय मिलेगा उसमें क्या आते हैं, ए के भी अवयव होते हैं और किसके अवयव होते हैं, बी के भी अवयव होते हैं बच्चों, और दोनों में जो कॉमन होते हैं वो वाले भी होते हैं। ठीक है, तो उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ए और बी दोनों में है, ए में भी होना चाहिए बी में भी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो ए में ही हो। या क्यों लगा रखा है, या लगाने का मतलब है या तो वो ए में है, मतलब इसको एग्जाम्पल से भी हम समझ लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे। उससे पहले थोड़ा से समुच्चय निर्माण रूप में और थोड़ा सा इसको कौन से रूप में, हम इसको वेन आरेख रूप में लिख के फिर इसका एग्जाम्पल से मैं तुम्हें इसे समझाऊंगा, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसको प्रतीकात्मक रूप से इसको कैसे लिखते हैं, मतलब इसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप से हम लिखते हैं, रूप में इसको लिखा जाता है ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी लिखा जाता है। ठीक है ना, अगर हम ये लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं कि ए का सम्मिलन करना है बी से, तो उसे लिखते हैं ए यूनियन बी, ऐसे यू का चिन्ह लगाते हैं, ए यूनियन बी। तो बच्चों ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए इसका चिन्ह। इसका चिन्ह होता है ऐसे यू का, ए यूनियन बी। ठीक है, कुछ ऐसे ही मिलता जुलता चिन्ह बाद में आएगा इसके ठीक बाद, वो ठीक इसका उल्टा होगा, इसलिए बहुत ध्यान से रखना कि जो यूनियन वाला होता है मतलब जो मिलने वाला होता है, सम्मिलन वाला, उसमें यू आता है। ए यूनियन बी मतलब मिल जाएंगे सारे के सारे अवयव, ए के बी के सब आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी इसको लिखा जाता है। ठीक है, और पढ़ते भी इसको ऐसे ही हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी, ऐसे पढ़ते हैं इसे, ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी। अगर इसको मैं देखूं बच्चों किस में, रोस्टर रूप में इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको, सॉरी रोस्टर रूप नहीं, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखूं तो कुछ मैं ऐसे लिखूंगा एक्स। ठीक है ना, जहाँ एक्स समुच्चय है किसका, कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किस में होना चाहिए, या तो ए में होना चाहिए या x बिलोंग्स टू b। दोनों वाला ऑप्शन बच्चों खुद ही आ गया, या तो a में होगा या b में होगा। ठीक है, तो दोनों वाले तो खुद ही आ जाएंगे उसमें। ठीक है, जो कॉमन वाले होंगे वो वाले भी तो या तो a में या b में होंगे, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, तो या तो x बिलोंग्स टू a होगा या x बिलोंग्स टू b होगा। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, a वाले भी ले लेने, b वाले भी ले लेने। ठीक है ना, सारे ले लेने, मतलब जब हम ए यूनियन बी समुच्चय लिखेंगे ना, उसमें कोई छूटना ही नहीं चाहिए, ना ए का कोई छूटना चाहिए ना बी का कोई छूटना चाहिए। ठीक है, सब आ जाने चाहिए उसमें। तो बच्चों अगर मैं इसको वेन आरेख से दिखाऊं तो कैसे होगा, देखो तो वेन आरेख से यहीं पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो वेन आरेख में कुछ ऐसे होगा बच्चों, ये है, ये तो यूनियन यू हो गया। ठीक है ना, ये मान लो ए है, ये है बी है, और हमें अब बताना कि ए और बी का यूनियन बताना, वो कौन सा एरिया होगा। हमें ये तो पता है ना, ये पूरा ए होता है, ये बी होता है, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा। तो ए यूनियन बी बच्चों मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि ए वाला पोर्शन भी लेते हैं, बी वाला पोर्शन भी लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को भी लेंगे, मतलब ए ले लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ये ले लिया,
अब साथ में क्या लेंगे, बी वाले को भी लेंगे, तो बी वाला भी ले लिया। तो एक तरीके से ए यूनियन बी में ये सारा आ गया। ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ए वाला भी और बी वाला। तो ये जो मैंने वो कर रखा है ना, शेडेड पोर्शन है ये सारा बच्चों क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो ये सारा का सारा कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ये जो शेडेड पोर्शन है जो ऐसे 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 कर रखा है मैंने, ठीक है, ये सारा ए यूनियन बी हो गया है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए का भी पूरा पोर्शन ले लेना, बी का भी ले लेना, सब ले लेना कुल मिलाकर, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। अब उदाहरण से ही इसको समझ लेंगे तो एकदम से ही समझ में आ जाएगा। तो ये उदाहरण है, उदाहरण 12 है, ठीक है ना, बुक में तुम्हारा। तो इससे तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माना ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये है, तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, मतलब ए सम्मिलन बी ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, ए सम्मिलन बी के लिए बहुत आसान है। क्या बोला, सम्मिलन को अंदर सब ले लेने, ए के भी ले लेने, बी के भी ले लेने, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ए के ले लेते हैं। ए में क्या क्या देखो, 2 है, 4 है, 6, 8 है, सब के सब ले लो। सीधा ए के पहले वाले के सारे उतार दो यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब हम किसके लिखेंगे, बी के लिखेंगे। लेकिन बच्चों अगर बी में ऑलरेडी ये वाले आ चुके हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे 6 कॉमन है ना, यहाँ पे भी था पहले से, तो उसे डबल बार नहीं लिखना। ये बात तो मैंने तुम्हें वैसे भी बताई थी, ये हम रोस्टर रूप में लिखते हैं बच्चों, तो किसी भी अवयव को हम बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये मैंने स्कूल में स्कूल एक वो था, वर्ड था, तो मैंने बताया उसमें ओ को डबल बार नहीं लिखेंगे। ऐसे और भी एग्जांपल्स बहुत सारे तुमने पहले किए थे एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में, तो वहाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डबल बार नहीं लिखते हैं। तो इसलिए बच्चों बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसके अवयव भी हों, इसके भी हों, ठीक है, दोनों के अवयव तुम्हें इसमें लिख देना। लेकिन कोई जो चीज़ डबल बार आई होगी ना, मतलब जो इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, जो दोनों में, तो जो दोनों में कॉमन है उनको एक ही बार लिखना, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 हो गया। 6 और 8 अब पहले से ही था, तो अब 6 और 8 दोबारा नहीं लिखना। तो अब क्या लिखना है तुम्हें, 10 और 12। तो ये ईजिली तुम्हें आप क्लियर हो गया होगा। ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के अवयव भी लिख देते हैं, बी के भी लिख देते हैं, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखते हैं। तो मैंने 2, 4, 6, 8 ये लिख दिए, और 6, 8 कॉमन था तो उसको अब दोबारा से नहीं लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो अब 10 और 12 लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण 13 है, बहुत आसान है, सेम ऐसे ही है, तो इसको स्वयं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों उदाहरण 14। देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण है मतलब, ठीक है ना। माना x बराबर, ध्यान से देखना जरा, x बराबर है एक समुच्चय राम, गीता, अकबर। ये क्या है, किसका समुच्चय है, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, एक समुच्चय। तो ये किनका समुच्चय, ये 3 बच्चे जो भी हैं, ये कक्षा 11 के बच्चे हैं, जो कि किसमें, विद्यालय की हॉकी टीम में है, ठीक है। ये उनका है 11 के वो बच्चे जो हॉकी टीम में हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है y बराबर गीता, डेविड, अशोक, ठीक है। वो ये कौन से बच्चे हैं, ये भी कक्षा 11 के ही हैं, लेकिन ये वो हैं जो फुटबॉल टीम में, ये हॉकी टीम वाले 11 के बच्चे हैं, राम, गीता, अकबर। तुम्हें यहाँ पे कॉमन भी दिख रहा होगा, गीता यहाँ भी है, यहाँ भी, क्योंकि ये 11 के ही बच्चे हैं, ठीक है। गीता, डेविड, अशोक। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है x यूनियन y ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अगर x यूनियन y हम ज्ञात करें तो बहुत ईजीली हम ज्ञात कर सकते हैं, ये तो तुम कर लोगे। x यूनियन y तो ज्ञात कर लोगे ना, क्या बताया मैंने, x यूनियन y में क्या करते हैं, इसके भी लिखते हैं और इसके भी लिखते हैं ना। तो सबसे पहले हम राम लिख दिया, गीता लिख दिया, ठीक है ना, अकबर लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, राम, गीता, अकबर तो लिख दिया, इसके बाद इसके लिखते हैं ना। लेकिन ये देख लेते कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है दोनों में, तो गीता कॉमन था, तो अब गीता को नहीं लिखेंगे दोबारा से, अब लिखेंगे डेविड और अशोक को। तो हमने इस तरीके से लिख दिया डेविड और अशोक, ठीक है। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो ये तो हमने कर लिया, राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। अब उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या भी कीजिए इस समुच्चय की, जो ये समुच्चय आया मतलब कैसा समुच्चय। तो बच्चों ये कैसा समुच्चय होगा, मैंने तुम्हें यूनियन में बताया था ना, या करके लिखते हैं, या तो वो किसके हैं, या वो x के हैं, ठीक है ना, जो ये बच्चे हैं ना, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि ये कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों का समुच्चय है जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है, ठीक है, या किस में है, या वो जो इसकी हॉकी टीम में, या किस में, फुटबॉल टीम में, या फिर किस में, दोनों में है, ठीक है ना। गीता एक ऐसी है जो हॉकी में भी और फुटबॉल में भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि x यूनियन y, ये इन्होंने कहा था ना कि लैंग्वेज में भी समझा दो, मतलब इसकी व्याख्या भी करिए। तो व्याख्या में तुम ये लिख दोगे कि x यूनियन y, ठीक है ना, क्या है ये, x यूनियन y कक्षा 11 के
के उन विद्यार्थियों का समुच्चय है जो विद्यालय की हॉकी टीम में, ठीक है ना, या कौन सी टीम में, फुटबॉल टीम में, या फिर कौन सी टीम में, मतलब ये जो आ रहा है ना, ये वो वाले सब बच्चे हैं जो या तो किस में हैं, हॉकी में, या फिर ये वो बच्चे हैं जो फुटबॉल में या हैं, या दोनों टीमों में हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो बच्चों आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लगभग लास्ट वाली जो एक्सरसाइज में आता है, तो तुम्हें एक ध्यान रखना, या वाली जब लैंग्वेज आती है ना, तो वहाँ पे यूनियन होता है, सम्मिलन होता है, ठीक है ना, सम्मिलन आता है वहाँ पे, ये यूनियन आता है। तो इस तरीके से बच्चों में यूनियन तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम यूनियन जो हमने आज अभी सम्मिलन पढ़ा ना, अब इसकी संक्रिया के कुछ हम गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गुणधर्म देख लो ध्यान से। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, तो बच्चों इसके गुणधर्म देख लेते हैं, संक्रिया के कुछ गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहला गुणधर्म हम बोलेंगे कि अगर हम ए का सम्मिलन करें बी के साथ, या हम बी का सम्मिलन करें ए के साथ, ये दोनों बराबर होते हैं, इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं? ये हमने संख्याओं में भी देखा है बच्चों, जो हमने वास्तविक संख्याएं जो हम पढ़ते हैं, क्रम विनिमय नियम। तुम्हें याद होगा अगर तुमने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा, मतलब तुमने ये गुणा में जैसे क्रम विनिमय नियम लागू होता है, जैसे 2 की गुणा 3 से करो या 3 की गुणा 2 से करो, बच्चों वही आता है ना, इसी को क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। तो क्रम बदल दो, कोई फ़र्क ना पड़ेगा, 2 3 6 3 दूनी 6। ऐसी प्लस में भी रूल होता है, 2 धन 3 या 3 धन 2 बराबर एक ही होता है ना, क्रम विनिमय होता है। धन संक्रिया में भी ऐसे ही बच्चों, अगर माइनस में देखें तो 2 - 3 बराबर 3 - 2, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब माइनस में संक्रिया ये जो होती है, माइनस वाली संक्रिया, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। ऐसी डिवाइड वाली भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। 2/3 और 3/2 ये बराबर नहीं होता। केवल प्लस और इनटू जो संक्रियाएँ होती हैं क्रम विनिमय होती हैं। ऐसे अगर हम यूनियन वाली देखें तो खुद ही दिमाग लड़ाओ कि अगर ए का यूनियन बी के साथ करें या बी का यूनियन, जैसे यहाँ पे दिया था ना ए बी, तो अगर हम ए का बी के साथ किया या बी का, अगर मैं बी यूनियन ए यहाँ पे लिखूँ तभी भी तो बात तो वही है, तभी भी मैं बी और ए के ही तो लिख रहा हूँ, दोनों के दोनों मिला के, दोनों में कॉमन। इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हम ए को लें, उसका बी के साथ करें या बी का ए के साथ करें। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम इसमें लगता है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखना ज़रा, अगर हमें 2 की ना करके अगर 3 की करनी हो, ठीक है ना, हमें 2 का सम्मिलन निकालना हो, 3 का, तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों? तो उसके लिए ऐसा होता है, और ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। ए का यूनियन बी के साथ निकालते हैं पहले, मान लो ए बी सी 3 है, 3 का निकालना है, तो ए का सम्मिलन बी के साथ करते हैं, फिर जो आता है उसका सम्मिलन किसके साथ कर देते हैं? सी। पहले इन दोनों का कर लेंगे, फिर हमें एक समुच्चय मिल जाएगा, फिर उस समुच्चय का इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि हम क्या करें, ज़रूरी नहीं है पहले इन दो को ही लें, पहले हम ऐसे भी ले सकते हैं कि किसको लें, बी और सी को ले लें, पहले बी और सी का सम्मिलन कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसका ए के साथ कर लेते हैं। तो एक बारी में हम किसी भी 2 को ले सकते हैं, हम ए और सी को भी ले सकते हैं। तो इस वाले नियम को क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाले नियम को बोलते हैं साहचर्य नियम। ये भी बच्चों संख्याओं में, सामान्य संख्याओं में ये भी होता है। कैसे होता था? जैसे कि मान लो हमको 3 संख्याओं को जोड़ना है बच्चों, 2 धन 3 धन 5, तो हम कैसे जोड़ते थे संख्याओं को? अब ऐसा तो नहीं कि एकदम से हम जोड़ दें, हमेशा जोड़ने का यही तो तरीका होता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि जोड़ो इन्हें, तो तुम ऐसे ही करने लग जाओगे ना, 2 धन 3 5 और 5 और 5 10। यहाँ से तुमने क्या किया जोड़ने के लिए इनको? पहले किसी 2 को जोड़ा ना, और फिर तीसरे में जोड़ा, तो ऐसे तुम्हें मिली। लेकिन तुम ये भी कर सकते हो कि 2 को पहले क्या करो, 3 और 5 को जोड़ो, 3 और 5 को जोड़ो, और फिर उसमें 2 को जोड़ो, 3 और 5 8 हो गया, और 8 में 2 को जोड़ो तो कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो चाहे हम किसी भी 2 को जोड़ें और फिर तीसरे में, तो ये साहचर्य नियम होता था संख्याओं में। ऐसा ही बच्चों सेम यूनियन में भी होता है, किन्हीं भी 2 को हम यूनियन करें और फिर तीसरे के साथ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये साहचर्य नियम इसमें समझ में आ गया होगा। एक बच्चों और इसमें नियम है थर्ड, वो है ए यूनियन 5 = कितना होता होगा? दिमाग लड़ाओ। मतलब ए
एक समुच्चय ए है, ठीक है, उसमें 1 2 3 है मान लो, एक फाई है। फाई कौन सा समुच्चय होता है बच्चों? फाई समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ है ही नहीं। हमें दोनों को मिला देना है, मतलब मिलाने से मतलब क्या होता है, सम्मिलन से क्या मतलब ए के अवयव भी लिखने हैं और दूसरे वाले के बी के भी लिखने हैं। ए के लिख दो 1 2 3, बी में कुछ है ही नहीं तो कुछ लिखना ही नहीं है। तो कुल मिला के आया कितना, 1 2 3 ही। मतलब अगर तुम रिक्त समुच्चय के साथ किसी का यूनियन करोगे भी तो हमें दोबारा से कितना मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है। ठीक है, आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में। मतलब हम मिला रहे हैं ए के साथ, हम किसको मिला रहे हैं, किसी कुछ है ही नहीं मिलाने के लिए, ठीक है, तो ए ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये कौन सा नियम होता है, इसे बोलते हैं तत्समक नियम बोलते हैं, तत्समक नियम बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं कि जो ये क्या है, फाई है, मतलब जो कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय संक्रिया यू का तत्समक अवयव है। वैसे तत्समक अवयव होता क्या है, तत्समक शब्द की जो बात आ रही है ना, तत्समक अवयव कुछ ऐसा होता है कि मतलब एक ऐसा अवयव तत्समक कहलाता है कि हम संक्रिया करें ना किसी भी संख्या से तो वही संख्या में मिल जाए। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ संख्याओं की बात करूँ तो मान लो गुणा में हम बोलेंगे तत्समक अवयव कौन सा होता है, तो बच्चों गुणा में तत्समक अवयव 1 होता है। क्यों? क्योंकि 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 आता है, 6 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आता है, 6 आता है। तो 1 से हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या मिल जाती है ना। ऐसी फाई यहाँ पे एक ऐसा समुच्चय होता है जिसका हम किसी से भी करें, बी के साथ अगर फाई का करें तो बी मिलेगा, सी के साथ फाई का करें तो सी मिलेगा। तो ये एक जो होती है गुणा में तत्समक संख्या होती है। ठीक है ना, ऐसी जोड़ में हम तत्समक संख्या बोलें कि हम क्या संख्या जोड़ें कि हमें फिर से 5 मिल जाए, 6 में क्या जोड़ें कि फिर से 6 मिल जाए, तो वो संख्या बच्चों कौन सी होती है, 0 होती है। तो प्लस में तत्समक संख्या 0 होती है, इनटू में तत्समक संख्या 1 होती है। ऐसे ही बच्चों यूनियन में मतलब सम्मिलन में जो तत्समक संख्या होती है वो कौन सी होती है, फाई होती है। ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ए यूनियन ए बराबर, कोई बताएगा? ए का हम ए के साथ ही कर दे तो क्या मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ए के अवयव भी लिखने हैं, फिर दोबारा तुम देखोगे फिर ए के तो लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, तो कुल मिला के क्या मिलने वाला है हमको, ए ही मिलने जा रहा है। ठीक है ना, इसको वर्ग सम भी बोलते हैं, वर्ग सम नियम। नेक्स्ट बच्चों है लास्ट है इसका यू। ये ध्यान रखना, ये जो मैंने यू लिखा है ना, ये यूनियन सम्मिलन नहीं है, ये है सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन अगर हम करें किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो अब कितना आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। सार्वत्रिक समुच्चय बड़ा वाला होता है ना, उसका यूनियन हम ए के साथ करें, मतलब पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक सम्मिलन का क्या मतलब होता है बच्चों, सम्मिलन का मतलब होता है कि हमें हर एक के अवयव लेने हैं, यू के भी लेने हैं, ए के। तो सबसे पहला आप काम हम करते हैं यू के सारे लिख देते हैं, लिख दिए। ठीक है, हमने एक समुच्चय बनाया उसमें यू के सारे लिख दिए। उसके बाद हमने किसके लिखे, ए के, लेकिन ए के तो ऑलरेडी हमने लिख दिए होंगे क्योंकि यू के ही अंदर तो ए है। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, हमें यू ही तो मिल गया दोबारा से। ठीक है, तो इसको यू का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे कि यू का नियम या वर्ग सम इधर की साइड क्या लिखा है ये। ठीक है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन ए कितना आता है और यूनियन का ए के साथ करें तो ये कितना आता है। ठीक है ना, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हें सम्मेलन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन इसमें जो बच्चों प्रश्नावली 1.4 है। ठीक है, अभी इसमें और भी टॉपिक हैं, काफ़ी संक्रियाएँ हैं अभी आगे भी। ठीक है, तो लेकिन प्रश्नावली 1.4 है, इसमें तो जो तुम सम्मिलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुमने होमवर्क करना है, वो मैं लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस वो हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन वैसे बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है, जो भी उसके पार्ट हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उसमें भी यूनियन करना है। प्रश्न नंबर 3 है, वो मैं अभी कराऊँगा। प्रश्न नंबर 4 है, उसमें भी यूनियन करना है। तो इस तरीके से यूनियन वाले क्वेश्चन तुम 4 तक ये घर से करने हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं बताना चाहता हूँ इसमें, ताकि हमारा सम्मिलन का ये एक तरीके से एंड ही हो जाए प्रश्न सम्मिलन वाला, बस केवल सम्मिलन वाला। फिर अभी इसी एक्सरसाइज अभी बची है पूरी एक्सरसाइज, तो सम्मिलन वाला पोर्शन समाप्त हो जाए तो थोड़े टफ से जो मुझे ऐसा लगता है। तो प्रश्न नंबर 1 में बच्चों पहला और दूसरा तुमने करना है, मैं तीसरा वाला करा रहा हूँ उसका। ठीक है, तो तीसरे वाले में क्या करना है, ए बराबर क्या है, एक्स दिया है कि एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते थे वो, एक्स बिलोंग्स टू
एन भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा उन्होंने। और क्या है, प्राकृत संख्या और क्या है, 3 का गुणज है। ठीक है, नेक्स्ट है बी बराबर क्या है, बी ये दे रखा कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों ये दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना, हमें इसका ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, यूनियन ही ज्ञात का ध्यान है। ये प्रश्न नंबर 1 में स्टार्टिंग में उन्होंने लिख दिया है कि क्या करो, सम्मिलन ज्ञात करो, ये लिख दिया है पहले, सम्मिलन ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अगर हम हल निकालेंगे बच्चों, तो हल निकालने में ऐसा करते हैं, इसको ये अच्छे से हमें पता चल जाए, इसके लिए इसको रोस्टर रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले तो सम्मिलन तुम जानते हो, बताया मैंने सम्मिलन क्या होता है, मतलब सम्मिलन में ए वाले भी लिखने हैं और बी वाले भी लिखने हैं, मिला के लिख देना, तो वो सम्मिलन हो जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या 3 का गुणज भी हो और साथ में क्या हो, या तो ये हो 3 का गुणज हो या फिर ये वाला हो। ठीक है, तो इसके अभी लिखने, इसके भी लिखने, दोनों में कॉमन है वो भी लिखने। लेकिन मैं पहले ज़रा इसको अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए, इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है ना, तो कौन से होंगे बच्चों, ऐसी तो होगी 3। ठीक है ना, 3 के गुणज और कौन से होते हैं, 6, और कौन सा होता है 9, और कौन सा होता है 12, और कौन सा होता है 15। इस टाइप से तो होगा बच्चों, और इस तरीके से आता जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के 3 बिंदु लगा देंगे, हमने कहाँ तक जाना है, अनंत तक। कुछ ऐसा होगा ना, 3, 6, 9, 12, 15 अनंत तक हो गया ना। ठीक है, अब ये समझाने के लिए लिखा है मैंने तुम्हें, अभी मैं बताऊंगा इसको करना कैसे। और बी को हम लिख देते हैं, बी क्या लिखा है, एक्स क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। बच्चों 6 से कम और एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होगी, प्राकृत संख्याएँ शुरू कहाँ से होती हैं बच्चों, 1 से ना, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम बोला है, 6 को लिखेंगे नहीं, तो ये ख़त्म हो गया इसमें बस। तो बी वाला तो एक तरीके से परिमित समुच्चय, ये वाला अपरिमित समुच्चय। लेकिन अब हमें क्या करना है, मिला के लिखना है ना इनको। लेकिन बच्चों अब तुम ऐसा मत करने लग जाना कि कहीं तुम बोलो कि अब हमने ए और बी तो लिख दिया, मिला के ही तो लिखना है, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं, उसके बाद 3 को नहीं लिखते हैं क्योंकि पहले लिख चुके हैं, 6, 9, 12, 15 ऐसे आगे डॉट 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 लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत इसलिए होगा बच्चों, इसको ऐसे इसलिए नहीं लिखते कभी भी। ठीक है, इसलिए नहीं लिखते, हमेशा डॉट 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 तब लगाया जाता है जब एक निश्चित पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे अभी बन रहा है ना, 3, 6, 9, 12, 15, हमें पता है अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, इसीलिए वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे परिमेय संख्याएं, जैसे अपरिमेय संख्या, इनको कभी भी ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हम, क्योंकि उसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्राकृत संख्याओं का क्रम होता है, पूर्णांक संख्याओं का क्रम होता है, उनको लिख पाते हैं। तो इसको हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि क्रम नहीं बनेगा। जैसे मतलब हम लिखेंगे 1, हम लिखेंगे 2, ठीक है ना, हम लिखेंगे 3, ठीक है, उसके बाद लिखा 4, 6, तो 1, 2, 3, 4, 6 क्या क्रम बनाए, मतलब एक का पहले तो कोई अंतर ही, एक एक का ही अंतर आ रहा खाली। ठीक है ना, केवल एक एक आगे आ रहा है, उसके बाद हमारा अंतर 3 3 का हो गया, मतलब कुछ क्रम नहीं बना। ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, हमको लिखने का तरीका समझ लो बस, खाली तुमको लिखना है ए यूनियन बी। ठीक है, पहले ये समझ लो कि ए यूनियन बी में आएंगे क्या क्या चीज़ें। ठीक है, इस देखो ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, मैं कैसे लिखूँगा इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यही इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी में बच्चों देखो 3, 6, 9, 12, 15 तो ये हो गया ना, तो इसमें 3 वाला तो एक तरीके से समझ लो कि 3 वाला तो यहाँ पे भी है ही, ये कॉमन है ना। ठीक है, तो ये कॉमन है, तो हमें इस तरीके से लिखना है बच्चों इसका जो आंसर है। ठीक है, 3 तो कॉमन है, तो अभी 3 को छोड़ दो। अभी सबसे पहले तुम लिखो कि x की वैल्यू क्या है, x बराबर क्या है 1, 2, 4 और 5। 3 क्यों छोड़ा, 3 इसलिए छोड़ा कि 3 वहाँ पे है, इसलिए खाली इसके लिखो, क्या लिखो, x का मान है 1, 2, 4, 5। आगे समझ में, इतना समझ में आ गया। या तुम लिखोगे, या मतलब x के अंदर हम या तो 1, 2, 4, 5 लिखेंगे, या फिर अब ये पूरा का पूरा क्या था, संख्या 3 का क्या गुणा। ठीक है, x बराबर 1, 2, 4, 5 है, या क्या है, x क्या है, या x 3 का, ठीक है ना, x संख्या 3 का गुणज है। बस इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये क्लियर हो गया। x देखो इसमें ये पूरा का पूरा आ गया, मतलब ए यूनियन बी सब कुछ आ गया, बिल्कुल आ गया।
x बराबर 1 2 4 5, 1 2 4 5 ये भी आ गया। और यह संख्या 3 का गुणक, तो 3 6 9 12 15 इतने में ही हमने पूरा यूनियन लिख डाला है। मतलब हमने ये भी लिख दिया कि b भी आ गया और ये भी लिख दिया है कि a भी आ गया। 1 2 4 5 यह संख्या 3 का गुणक। तो ये समझना बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़रूरी है कि किस तरीके से ये हमने इसको लिखा है। ठीक है बच्चों, इसका जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ है। थोड़ा सा उसको भी समझ लो, वो भी थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, और x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, और तो तुम होमवर्क कर लोगे। एक प्राकृत संख्या है और x का मान क्या है, 1 से और 6 के बीच में। देखो किस तरीके से मैंने ये तुम्हें समझा चुका हूँ। x का मान 1 से 6 के बीच में, लेकिन 1 पे तुम बराबर नहीं लगाए, इसका मतलब x का मान 1 के बराबर नहीं है, और 6 पे बराबर लगाया, इसका मतलब 6 के बराबर है, 6 से छोटा भी है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है b। ठीक है, उन्होंने जो दिया है क्वेश्चन में, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, उसको तुम ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू n भी लिख सकते हैं सीधा। ठीक है ना, और ये बुक में लिखा था, मैं सीधा लिख ले रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया है x का मान 6 से 10 के बीच में। तो बच्चों पहला काम तो ऐसा करते हैं, ये आसान सा ही क्वेश्चन है। पहला काम ऐसा कर लेते हैं कि a को हम कैसे लिख लेते हैं, a को हम अच्छे से रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तुम आराम से लिख लोगे रोस्टर रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान, x एक प्राकृत संख्या, प्राकृत तुम्हें पता है ना, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 ऐसा है। अब लेकिन x की वैल्यू क्या, 1 से ज़्यादा है। ठीक है ना, 1 से ज़्यादा में कौन कौन से आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। 1 तो नहीं लिखोगे ना, बराबर का चिन्ह लगा है तो नहीं लिखोगे 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 2 के बाद 3 लिखोगे, 4 लिखोगे। ठीक है, 5 भी लिखोगे, 6 से कम है ना 5। 6 लिखोगे या नहीं लिखोगे, देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, 6 भी लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरीके से a आ गया। अब बच्चों मैं यहाँ लिखूँगा b। ठीक है, ये मैंने हल है इसका। तो b बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान 6 से 10 के बीच में। 6 से 10 के बीच में ना तो 6 ना 10 है। 6 से 10 के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, 7 8 और 9, बस यही तो हो गया। तो अब हम a यूनियन b लिखना चाहते हैं, तो आराम से हम लिख सकते हैं ना। क्या आएगा a यूनियन b, a यूनियन b में a के भी लिखेंगे b के भी, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ। तो बच्चों मैंने लिख दिया a यूनियन b 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली बात तो बच्चों इतना, ये भी आंसर सही आंसर, तुम इतने में भी एग्जाम में छोड़ देते हो तो नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये सही है, तुमने पूरे सारे अवयव तो लिख दिए। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इसको अगर तुम लिखना चाहो कौन से वाले रूप में, इसको तुम, ये कौन सा वाला रूप है बच्चों, रोस्टर रूप है ना। ठीक है ना, ये रोस्टर रूप है कहीं पे। ये तो अगर स्पेशली वो लिखते हैं कि तुम आंसर भी कौन से वाले रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, क्योंकि क्वेश्चन समुच्चय निर्माण में था तो आंसर भी समुच्चय निर्माण में लिखो, तब तो तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ लिखा नहीं है ना। ठीक है, लेकिन मैं दोनों बता देता हूँ तुम्हें। इसी को अगर समुच्चय निर्माण में भी हमें लिखना हो, रोस्टर में ना लिख के समुच्चय निर्माण में लिखना हो, तब हम कैसे लिखेंगे। तो तब बच्चों ध्यान से देखो, ये संख्या कितने से कितने के बीच में, देखो कंटिन्यू है संख्या, बीच में ब्रेक नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी है ना। इसका मतलब जो x की वैल्यू है कितने से कितने के बीच में, 1 से बड़ी है। ठीक है ना, और कितने से छोटी है, 10 से छोटी है। तो इसको लिखने का तरीका बच्चों ये हो गया। और साथ में क्या हम लिख देंगे, और साथ में हम ये लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू क्या है, n है। ठीक है, x बिलोंग्स टू मतलब x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। मतलब और, बल्कि कॉमा मत लगाओ, और लिख दो, और x बिलोंग्स टू n। तो बच्चों ये इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, मैं बता दूं, देखो कई बार कन्फ्यूजन ना हो। इसको अगर, इसका मतलब भी बच्चों ये है कि x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा 10 से कम है, तो इसका मतलब भी होता है 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, एक दूसरा तरीका भी होता है। ये देखो, ये ऐसे भी लिख सकते थे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, 2 से 9, ये ऐसे भी लिख सकते थे। ये भी बच्चों, ये और ये यहाँ पे, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है ना, जब मैं यहाँ पे दोनों में लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू n, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, देखो इस वाले में कौन सी संख्या आएंगी, देखो 2 को लेना है ना इस बार, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भी लेनी है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं इस वाले में लूँ तो अब 1 से बड़ी लेनी है, 1 से बड़ी में क्या आएगा, 2 2 3 4 5 6 7 8, और 10 से छोटी 9। तो ये दोनों सेम है बच्चों, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 से 9 लिखना है, 2 मतलब एंड पॉइंट तुम्हें लिखना है तो 2 लिख दो या 9 लिख दो, लेकिन फिर बराबर का चिन्ह भी लगा देना बच्चों। ठीक है, तो दोनों सही हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया।
प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 बस ये मैं करा देता हूँ, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। अब तुम फिर इसके बाद होमवर्क घर से करोगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसका हल हम देख लेते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है ना, कि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये खुद से बता सकते हो तुम। ए उप समुच्चय बी का मतलब एक तरीके से बी का उप समुच्चय, ए मतलब बी के अंदर ही होगा, यही तो होगा। ए के अवयव बी में होंगे ना, मतलब कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा ना। तो जब हम दोनों का बच्चों यूनियन निकालेंगे, खुद ही सोचो, दोनों का यूनियन निकालेंगे, कुछ ऐसे समझ लो कि ए की वैल्यू 1 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। तो ए क्या है, इसका उपसमुच्चय है ना, ए उपसमुच्चय बी का, और हम इन दोनों का यूनियन निकालना चाहते हैं। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा बच्चों, बड़ा वाला ही तो आएगा। तो हमें इसके भी अवयव लेने हैं, इसके भी लेने हैं, तो 1 2 ले लिया, और इसके भी लेने हैं, तो 1 2 3। तो जब हम इसका हमने इसको वो निकाला, ठीक है, इनका यूनियन निकाला, तो ए और बी का यूनियन बड़ा वाला ही तो आएगा, 1 2 3। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पीछे किया था, सार्वत्रिक समुच्चय, तो वहाँ पे आंसर सार्वत्रिक समुच्चय आया था ना, कि यू का यूनियन ए के साथ किया तो यू आया था। ऐसे यहाँ पे जो बड़ा वाला है बी, तो जब हम ए का यूनियन बी के साथ करेंगे बच्चों, तो कितना आंसर आएगा, बी तो आएगा, बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ, उसमें जो प्रश्न नंबर 4 है ना, उसमें अगर कोई 3 में तुमसे पूछा है ना निकालने के लिए, मान लो पूछा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 का निकालना है, तो 3 का बच्चों ऐसे निकालना, पहले 2 का निकाल लेना, ए और बी का निकाल लेना, फिर जो आंसर आएगा ना उसका यूनियन सी के साथ निकाल देना। तो इस तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन इजीली।